नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी की मैनिफेस्टो की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में विस्तार से ये बैठक चल रही है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में पहुंचे हैं सीएम, जहां पर बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में विस्तार से बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर ये बैठक चल रही है। मैनिफेस्टो कमेटी ये बैठक कर रही है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में पहुंचे हैं सीएम, जहां पर इस बैठक में शामिल हैं बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक हो रही है। दिल्ली में अहम बैठक है, जिसमें मैनिफेस्टो को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके की सौगातें, योजनाओं की जनता को दी जा सकती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। दिल्ली के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय आज पहुंचे हैं, जहां पर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की यह बैठक जारी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। किन किन चीजों को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है मैनिफेस्टो को लेकर? बिल्कुल बेशक, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और करीबन 11 बजे से बैठक लगातार जारी है और सोर्सेस जो बता रहे हैं बैठक लगभग समाप्त हो गई है। तो कई तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा हुई है। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, जिस तरह से मोदी गारंटी पे तमाम जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती नजर आई है, तो कहीं न कहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए जो पूरे किए हैं, उसी तरह पे तमाम मुद्दों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूसीसी, जिस तरह उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया वैसे पूरे देश में लागू किया, उसको लेकर भी मैनिफेस्टो कमेटी में चर्चा हुई है माना जा रहा है। और भी कई बैठक के बाद होंगी और उसके बाद 17 से 18 अप्रैल तक नए जो घोषणा पत्र है वो सार्वजनिक की जा सकती है। पंकज, अगर पिछले मैनिफेस्टो को देखें तो मोदी ने जितनी भी गारंटी की गई थी, उन गारंटियों पर काम चल रहा है और गारंटियों का लाभ भी जनता तक पहुंच रहा है। इस बार अगर हम देखें तो क्या कुछ मैनिफेस्टो में नया आ सकता है? जनता को क्या कुछ नई घोषणाएं या वादे इस बार मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकते हैं? देखिए बेशक कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर अगर आपने देखा होगा पिछले मैनिफेस्टो में 370 को लेकर जिक्र किया गया था, वो लगभग पूरा कर लिया गया 370 को लेकर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको लेकर था, वो भी लगभग पूरी कर। तो तमाम ऐसे जो महिला आरक्षण को लेकर बात बीजेपी ने पिछले मैनिफेस्टो में की थी वो पूरा कर लिया गया। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है उसमें भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जो नई सिरे से बीजेपी 2024 से 2029 तक पूरा करेगी। उसके अलावा विकसित भारत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैनिफेस्टो में हो सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और बैठक लगभग समाप्ति की ओर है और उसके बाद माना जा रहा है दूसरी एक और बैठक होगी और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है जो मैनिफेस्टो का, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा और उसके बाद फिर जो फाइनल घोषणा पत्र है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा मैनिफेस्टो की कमेटी की जो बैठक चल रही है, इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम लगातार बार पलटवार कर रही है। 1 अप्रैल फुल डे पर हास्यास्पद तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल दिवस है। आज के दिन लोगों को मूर्ख बनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। दीपक बैज ये ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा। शराबबंदी की बात करने वाली बीजेपी की सहाय सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली करेगी।
तो सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस में ट्वीट के जरिए वार पलटवार जारी है। आज 1 अप्रैल है, यानी कि फूल दिवस जिसे कहते हैं। ऐसे में दीपक बैज ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, चुनाव करीब है, ऐसे में दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनमें वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल आज है और इस दिन को भी नहीं छोड़ा गया है। कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। जी बिल्कुल पूजा, चुनावी दौर लगातार जारी है और वार पलटवार का भी लगातार दौर जारी है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और आज ही को कहीं ना कहीं अप्रैल फूल डे भी मनाया जाता है। तो इसको देखते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज ट्विटर पर कहीं ना ट्वीट किया, जिसमें कई अहम मुद्दों को और कहीं ना कहीं कई मुद्दों को बयानबाजी करते हुए नजर आया। साथ ही साथ बता देना चाहूंगा कि उन्होंने कई बीते दिनों शराब के जो दाम बढ़े, साथ ही साथ रजिस्ट्री के भी दाम बढ़े और साथ ही साथ जो रेट है और जो चावल करते हैं उनके भी कहीं ना कहीं रेट बढ़े, तो इसकी वजह से भी उन्होंने ट्वीट किया। और साथ ही साथ इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और जो भाजपा के शीर्ष नेता है उनको कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आया। और साथ ही साथ आज राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी की है और प्रेस वार्ता के माध्यम से भी तमाम जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वस्तुओं की, उनके विषय में आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आया। साथ ही साथ अगर बात करें चुनावी माहौल की, तो लगातार बयानबाजी जारी है भाजपा कांग्रेस में और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इसका खासा असर हमें देखने को मिल रहा है। सुधीर, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया है दीपक बैज ने। सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो उनके इस पोस्ट को लेकर यूजर्स का क्या समर्थन देखने को मिल रहा है, किस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है, और क्या इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से भी कोई पलटवार किया गया है अब तक? ट्विटर पर इस पोस्ट के पर प्रतिक्रिया की, तो लगातार आज जिस तरीके से अप्रैल फूल डे पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको खासा लोग पसंद लाइक भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक गंभीर विषय भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों में लगातार जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है। साथ ही साथ इस प्रकार के ट्विटर जो ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं इन मुद्दों को जनता के बीच ला रही है और जनता से कहीं ना कहीं फीडबैक लेने का काम भी लगातार कांग्रेस करती नजर आ रही है। साथ ही साथ चुनावी माहौल है, तो लगातार बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, चुनावी समर है, ऐसे में कोई भी मौका दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का नहीं छोड़ रही हैं। जनता का समर्थन देखें तो जनता का समर्थन किस तरीके से दोनों पार्टियों की ओर झुका हुआ मिल रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें घोषणाओं की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी उनको पूरा करने में लगे हुए, तो वहीं कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो भी गारंटी वगैरह थी उनमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी। जैसे हमने देखा कि मातारी बंधन योजना के समय कई महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ किसानों के साथ जो बोनस की बात की गई थी, तो उसका लाभ भी कई किसानों को नहीं मिला गया था। साथ ही साथ जिस तरीके से युवाओं को लेकर घोषणा की गई थी, तमाम जिन लोगों को इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उन सभी से कहीं ना कहीं फीडबैक कर रही है और साथ ही साथ इसको बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हुए। साथ ही साथ हमने देखा इस तरीके से बस्तर में प्रथम चरण के चुनाव हुए और साथ ही साथ चुनाव करीब है, पहले फेज का चुनाव भी नजदीक आ गया है। ऐसे में बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी दिल्ली में चल रही है, जहां पर मैनिफेस्टो को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में छत्तीसगढ़ के लिए इस बार क्या कुछ नया और खास हो सकता है जनता के लिए? देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से आज रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में घोषणा पत्र की बैठक में तमाम जो कार्यकर्ता है और साथ ही शीर्ष नेतृत्व से बता देना चाहूंगा कि समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को बनाया गया है। साथ ही साथ तमाम जो भी कार्यकर्ता है, जो तमाम जो दिग्गज नेता है, वो आज इस वक्त दिल्ली में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस पर लगातार चर्चाएं की जा रही है और तमाम जो घोषणाएं हैं उन पर लगातार चर्चा बैठक की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रभाव की राजधानी रायपुर और यहाँ पर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार कार्य कर रही है। साथ ही साथ किसान वर्ग, क्योंकि हमने देखा कि महिला और किसान को लेकर के लगातार घोषणाएं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो घोषणाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं फीडबैक और साथ ही साथ उनको अपनी ओर करने में लगातार जुटी हुई है। साथ ही साथ इसको तमाम जो मुद्दे वगैरह हैं उनको भी लगातार जनता तक डिलीवर कर रही है और साथ ही साथ उनसे फीडबैक लेने का भी काम लगातार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए आपका।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एक भी विधायक नहीं होने से इस बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम हो गया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रदेश के नेताओं का दौरा शुरू हो गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक ली। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश के विकास को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली उत्पात को सुनियोजित षड्यंत्र बताया। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक हुई जिसमें तमाम छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। 2 दिवसीय प्रवास है और आने वाले समय में अनेक दिवसीय प्रवास होगा। हम लोग यहीं रहेंगे, चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता देश का प्रधानमंत्री पुनः चुनना चाहती और इसलिए हम सब मिलकर के जनता के पास एक बार वोट मांगने के लिए जाना है। उसी कार्य योजना में हम लोग लगे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बन रही है। आखिर कौन है, सवाल उठ रहे हैं। कोरबा में भी वही सवाल है, जांजगीर में भी। किस तरह के कौन है आखिर प्रत्याशी, ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी पूछ रहे हैं आखिर ये कौन है। नहीं, मतलब जांजगीर में क्या विषय है? जांजगीर में हमारे प्रत्याशी, उनको थोड़ी अस्पष्टता है अपनी तरफ से। बस्तर में बदल दिए, वहां पर बिलासपुर में जिनको दिया उनका वहीं के कार्यकर्ता विरोध कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जहां जाकर लड़ रहे हैं वहां का तो समाचार सभी आप लोग देख रहे हैं। ताम्रध्वज जी जहां जाकर लड़ रहे हैं वहां का भी स्पष्टता है सबको क्या स्थिति बन रही है। तो ये गड़बड़ी तो वहां चल रही है भैया। हमारे यहाँ तो एक लाइन की कथा है, जो हो गया सो हो गया, निर्णय हो गया। आप कमल के निशान के लिए सब दौड़ते हैं। तो लोकसभा संचालक कमेटी की एक अहम बैठक हुई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लोकसभा संचालक कमेटी की अहम बैठक हुई है डिप्टी सीएम की मौजूदगी में, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, बताते जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार अलग अलग क्षेत्रवार दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ऐसे कमजोर सीट है जो भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी मशक्कत करनी है, ऐसे सीटों पर वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी पर मैं बात कर लूं तो जिस तरह से जांजगीर चांपा के दौरे पर रहे हैं और जिस तरह से जांजगीर चांपा के 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है। और ऐसे में किस तरह से उस पूरे जांजगीर लोकसभा को कैसे साधा जाए, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और दूसरी ओर बात करें कांग्रेस को लेकर, तो लगातार कांग्रेस के पास भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि मोदी की गारंटी को लेकर लगातार लोग हैं वो चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विजय शर्मा लगातार बैठक लेकर यही कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि चाय का सुशासन, मोदी की गारंटी को लेकर जन जन तक पहुंचना है। और इस बार जो है जहां हमारे एक भी विधायक नहीं, हालांकि संघर्षशील समय रहेगा, लेकिन इस बार वहां के जो लोकसभा सीट है उसको जीतना है। जी बिल्कुल, लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में रखा है। लोकसभा संचालक की कमेटी में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? जिस तरीके से डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू होकर कहते हैं यहां पर नक्सली उत्पात अब ज्यादा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है नक्सलियों की तरफ से, ताकि यहां पर माहौल खराब किया जा सके। नक्सल की घटनाएं जो है लगातार एक के बाद एक नक्सली है कायराना हरकत को अंजाम दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं छवि पर भी एक सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सली अपने जिस तरह से हरकतों को बार बार अंजाम दे रहे हैं, तो क्या नक्सली घटनाएं जो है अब लगातार प्रदेश में बढ़ती जाएगी, हमारे जवानों की इसी तरह से हदत होती जाएगी? तो कई सवालों को जन्म देता है। उसके बाद एक के बाद एक नक्सल खात्मे को लेकर जैसे गृह मंत्री अब तक दर्जनों बार यह बयान दे चुके हैं कि जब हम नक्सलियों से इस तरह के काराना हरकत देते हैं, हम तो सीधे खुली चुनौती नक्सलियों को देते हैं, चाहे वो बोली भाषा से बात कर ले, सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ले। और आज जिस तरह से गृह मंत्री और ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि नक्सली से हम बातचीत के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से दोनों तरह से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हिमांशु, अब देखना होगा कि बीजेपी की ये तैयारी लोकसभा चुनावों में क्या रंग लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में पुलिस ने सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया। इसमें शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी महिलाओं को लोगों के घर भेजते थे और उन्हें देह व्यापार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूलते थे। यह मामला तब सामने आया जब शहर के ही 2 पीड़ितों से 25 लाख रुपए की वसूली की गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इससे जुड़े और भी आरोपी पकड़े जा सकते हैं। पुलिस दावा कर रही है कि इस देह व्यापार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनका जल्द खुलासा होगा।
ज्यादा जानकारी के लिए अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, बलौदा बाजार में सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने कुछ लोगों को भी यहां से गिरफ्तार किया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ में सेक्स स्कैंडल जो है बुरी तरह से जो है लोगों को टारगेट बना रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लड़कियां जो खासकर बाहर से मंगाई जाती हैं, दिल्ली मुंबई जैसे जगह से लड़कियां आती हैं और यहाँ किराए का मकान लेकर रहती हैं और इसके बाद जो है सबसे पहले जॉब के लिए कहीं अप्लाई करती हैं, बड़े नामी कंपनी में जो है जॉब के लिए अप्लाई करती हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो युवक हैं उनको रिझाने की कोशिश करती हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह धनाढ्य लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको फंसाने की कोशिश करती हैं, जैसे उनके जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं। इसके बाद फिर सेक्स टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं, किसी भी तो उनको झांसे में देख के उनसे पैसा ऐंठना, ठगना और अगर जो पीड़ित है मना करता है, फिर उनको सेक्स के झूठे केस में जो है 376 जैसे झूठे केस में फंसा के और उनसे पैसे वसूलते हैं। हाल ही में ऐसा ही मामला जो है बलौदा बाजार से जो सामने आया है, जिसमें ये मुख्य सरगना है मोंटी उर्फ प्रत्यूष, दुर्गा टंडन, शिरीष पांडे, महान मिश्रा समेत कई ऐसे आरोपी हैं जो लड़कियों को जो है साथ में लेके एक गिरोह बना के वो करते थे और युवकों को जो है ठगा करते थे। जैसे कोई भी युवक अगर मना कर देता था पैसे देने से, उसमें 376 जैसे गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देते थे। सबसे बड़ी बात पूछा, इस पूरे मामले में जो है लोकल जो पुलिस होती है उसका भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका है, चूंकि जब पीड़ित किसी भी तरह के थाने में जाता है, शिकायत करता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो महिला होने का जो हवाला देते हुए और उसी की तरफ से ले दे के और मामले की रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, जिससे आए दिन ये अपराध बढ़ रहा है। हालांकि इसमें बलौदा बाजार पुलिस ने जो है जो बड़े स्तर के अधिकारी है उनके निर्देशानुसार अभी कड़ी कार्रवाई की है और इसमें लगभग अभी आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी और भी कुछ आरोपियों पर शिकंजा कसने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, गिरोह हो सकता है। अभी तक 1 दर्जन गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे कितनी गिरफ्तारियों का पुलिस दावा कर रही है और क्या कोई बड़ा नाम भी इस गिरोह में शामिल है? बिल्कुल पूजा, कुल मिला के जैसे टीवी 27 दर्शकों पहले ही बताया कि ये जो पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बलौदा बाजार, रायपुर जैसे शहर में भी ये हो रहे हैं। हाल ही में एक वैशाली नाम की युवती ने एक नामी युवक को जो है ठगी थी। ऐसे में उस मामले में विधानसभा थाना प्रभारी के द्वारा यही कहते नजर आए कि महिला है, झूठे रेप केस लगा देगी तो हमें FIR करनी पड़ेगी, हमें गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक लोकल जो पुलिस होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी है और लोकल पुलिस के चलते इस अपराध को जो है बढ़ाने में, जन्म देने में इनका भी कहीं ना कहीं सहयोग है। हालांकि जो इसमें पूरे मामले की कार्रवाई जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अब तक कितने लोगों को ये गिरोह अपना शिकार बना चुका है? अभी तक ये जो गिरोह है ये दर्जन भर लोगों को जो है अपने जाल में फंसा चुका है। अभी सिर्फ एक जिले का आया है, क्योंकि जो इसकी टीम है मुख्य रायपुर से गठित हुई, राजधानी से, और अलग अलग जिलों में इसकी जांच पड़ताल जारी है। अभी तक इसमें लगभग दर्जन भर आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी इसमें कई भी और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस है साफ तौर पर आमजन से अपील कर रही है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स टॉर्सन या किसी तरह के युवती जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, हनी ट्रैप करती है, तो सीधे लिखित शिकायत दें जिसमें कड़ी कार्रवाई की जा सके। आरोपियों से कितनी रकम वसूली गई है और अब तक जिन लोगों को शिकार बनाया है उनसे कितने रुपए की गिरोह ने वसूली की है? बिल्कुल, अभी तक पूजा जो बलौदा बाजार की अगर बात करें हम, रायपुर से जो कुछ दूरी पे है, तो इसमें शहर से 2 मुख्य जो पीड़ित है जिनसे 25 लाख रुपए की इन्होंने जो वसूली की थी। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस अभी तक बरामद करने में जुटी हुई है, पूरा पैसा बरामद नहीं हो पाया और क्योंकि आरोपी जो है किराए का मकान लेके रहते थे और अलग अलग अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर कर लिया करते थे, जिस कारण से पुलिस जो है पूरे रकम जो है वसूलने में लगी हुई है। और अभी भी जो पुलिस लगातार जितने भी और मुख्य जो आरोपी है, मुख्य सरगना है, उन पर भी शिकंजा कसने की कार्रवाई जारी, चूंकि जैसे मुख्य आरोपी जब गिरफ्त में आएंगे, आरोपी जैसे बिल्कुल देखना होगा कब तक पुलिस इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करती है और कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बलौदा बाजार जिले से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 3 महीने 15 दिन की गर्भवती महिला को ऑपरेशन करके नसबंदी कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाह डॉक्टरों के चलते गर्भवती महिला आज जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूर है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। तो बलौदा बाजार से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, एक गर्भवती महिला की नसबंदी कर दी गई। चेक करी से 4 बार मोर चेकअप करी से वहाँ ते कल मोर ऑपरेशन करी से, खून जांच सब करी से भाई ते कल ऑपरेशन 7 तारीख के होई से पिछले महीना में। तहले हमन आए हन घर, तहले 8-15 दिन के गल मोल उल्टी आई से चक्कर बा, तो हमन चेक करवा गए रहन गिरौत, तो वहाँ बताई से डॉक्टर है पेट में है बस कके।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन विभाग का जामवंत योजना फेल होते हुए नजर आ रही है। जो इस अंदाज से आप वीडियो लगा सकते हैं जिसमें एक भालू दिन दहाड़े शहर के सड़क पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा वीडियो शहर के ऑक्सविन के पास नेशनल हाईवे का है, जहां पर भालू डिवाइडर पार करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यही वो वायरल वीडियो है जिसमें एक भालू दिन दहाड़े सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो हमला भी हो सकता था। आए दिन भालू रहवासी इलाके में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। लोग भी अपने घर से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। डिवाइडर पार करता हुआ भालू कैद हुआ है कैमरे में। तस्वीरें आप देख रहे हैं कांकेर की हैं, जहां पर एक भालू को दिन दहाड़े सड़क पार करते हुए देखा जा रहा है। सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शराब घोटाला मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज उनकी ईडी रिमांड खत्म हो गई थी। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भरभरा के आई तो मुझे भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or nor you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान में ही काजिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है।
चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके, कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।